हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और कंपनी लॉ की आज हमारी क्लास है। कंपनी लॉ के अंदर हमने एक चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जो था मेंबर एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करता था। हमने चैप्टर शुरू किया था चैप्टर नंबर 7 मेंबर्स के बारे में। मेंबर्स की हमारी आज की जो ये क्लास है, और ये हमारी क्लास नंबर 3 है, और इसमें आज हम बात करेंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर कैसे कंपनी क्लोज कर सकती है, इसके लिए जो सेक्शन है, वो सेक्शन इसके लिए जो बता रखा है, सेक्शन 91। सेक्शन क्या है? सेक्शन 91 है। सेक्शन 91 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन द गाइडलाइंस फॉर क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर। मतलब सेक्शन 91 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के लिए। अब बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर रजिस्टर ऑफ टाइम लिमिट फॉर क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। टाइम लिमिट फॉर क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर बात करते हैं। कंपनी में क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी। एक कंपनी क्या कर सकती है? एक कंपनी क्लोज कर सकती है रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, या any register of any other security holder। इनके क्या कर सकती है? रजिस्टर्स को क्लोज कर सकती है फॉर अ पीरियड। फॉर अ पीरियड कितने? मैक्सिमम कितने पीरियड? मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए? साल के अंदर मैक्सिमम फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 days। फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 days इन अ ईयर। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक कंपनी एक साल के अंदर 45 दिन से ज़्यादा क्या नहीं कर सकती? रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज नहीं कर सकती। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 डेज एक साल के अंदर क्या कर सकती है कंपनी? रजिस्टर ऑफ मेंबर को, रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, इन सबको क्या कर सकती है? क्लोज कर सकती है। और एक टाइम पे अगर कंपनी क्या करना चाहे, अगर एक टाइम पे रजिस्टर को क्लोज करना चाहे तो 30 दिन से ज़्यादा अगर एक बार में रजिस्टर को क्लोज करना चाहती है, तो वन टाइम में अगर रजिस्टर को क्लोज करना चाहती है तो बट नॉट एक्सीडिंग 30 डे एट एनी वन टाइम, बट नॉट एक्सीडिंग बट नॉट एक्सीडिंग 30 days, but not exceeding 30 days at any one time, at any one time। और एक बार में सिर्फ 30 दिन तक ही कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। उसके लिए फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को अगर रजिस्टर को अपना क्लोज करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बाय गिविंग, सब्जेक्ट टू द गिविंग ऑफ, सब्जेक्ट टू द गिविंग ऑफ 7 days or such lesser period, subject to the giving of 7 days और such lesser period नोटिस। कंपनी नोटिस देगी, और नोटिस का पीरियड जो होगा वो कम से कम 7 दिन का नोटिस होगा। कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करेगी, जो कि किसने स्पेसिफाई किया गया है? एज में बी स्पेसिफाई बाय, और सच लेसर पीरियड एज में बी स्पेसिफाई बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया फॉर द लिस्टेड कंपनी। समझ आ गई?
तो ये होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर कि एक साल के अंदर एक कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए क्या कर सकती है, क्लोज कर सकती है। 45 डेज के लिए कर सकती है, और अगर एक बार में करना चाहे तो कितने दिनों के लिए कर सकती है, 30 दिन के लिए कर सकती है। कंपनी को 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करने के लिए। और सच लेसर पीरियड हैज मे बी स्पेसिफाइड बाय द SEBI और फॉर द लिस्टेड कंपनी। समझ आ गई? और फॉर दूस कंपनी हु विल टेंड टू लिस्टेड देयर शेयर। तो ये हो गया हमारे पास रजिस्टर ऑफ मेंबर के रिगार्डिंग कि भैया एक कंपनी अगर अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा। अब पेनल्टी की बात कर देते हैं। पेनल्टी सेक्शन 91 कहता है कि कोई भी रजिस्टर ऑफ मेंबर या रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, कोई भी अगर कंपनी क्या करती है, किसी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर को, किसी भी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर को, किसी भी रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर, इनको क्लोज करती है और उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं देती, विदाउट गिविंग नोटिस। समझ आ गई? तो इसमें क्या होगा, या फिर कंपनी क्या करती है, आफ्टर गिविंग कोई शॉर्टर नोटिस देती है, आफ्टर गिविंग शॉर्टर नोटिस, या फिर कंपनी एक साल में 45 दिन से ज्यादा क्या करती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करती है। तो अगर इस तरह से कंपनी अपने प्रोविजन को फॉलो नहीं करती, सेक्शन 91 के प्रोविजन को फॉलो नहीं करती, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी। ये कहना चाह रहा है कि पेनल्टी कितनी लगेगी, इसमें पेनल्टी लगेगी कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी who is in default जो जिसका क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, तो वो लाइबल होंगे पेनल्टी के लिए। पेनल्टी कितनी लगेगी, ₹5000 फॉर एवरी डे। और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना लगेगा, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी, मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए। समझ आ गई? तो ये बात आती है हमारे पास कि क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। अगर आप प्रोविजन को फॉलो नहीं करते, अगर आपने नोटिस नहीं दिया, छोटा नोटिस दिया, या फिर आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को एक टाइम लिमिट से ज़्यादा क्लोज करके रखा, तो कंपनी के ऊपर और उसके ऑफिसर जो भी हैं उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी, 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से। और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है, 1,00,000 रुपये तक की लग सकती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर। एक कंपनी रजिस्टर को कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करेगी, प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर, प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर। एक कंपनी रजिस्टर को कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करेगी। बात करते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर अलोंग विद इंडेक्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर अलोंग विद इंडेक्स। कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर को और उसके इंडेक्स को परमानेंटली, जब तक कंपनी रहेगी तब तक क्या करेगी, मेंटेन करेगी परमानेंटली। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, या फिर एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर। इसको कंपनी मेंटेन करेगी 8 साल। इसको कंपनी मेंटेन करेगी 8 साल। फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर को, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर को
इसको कंपनी मेंटेन करेगी परमानेंट। फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और दी एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, इसको कंपनी मेंटेन करेगी 8 साल तक। फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, इसको कंपनी मेंटेन करेगी 8 साल तक। तो मतलब हम ये कह सकते हैं जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है, अगर मैं नॉर्मली क्रक्स में बात करूँ, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है और जो उसका इंडेक्स, कंपनी अपनी लाइफ तक, जब तक उसकी लाइफ रहेगी कंपनी की, तब तक उसको परमानेंटली मेंटेन करेगी। और जब कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर है या एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर है, उनको कंपनी मेंटेन करेगी 8 साल। समझ आ गई? जिस दिन वो इश्यू किए गए वहां से लेके आने वाले अगले 8 साल तक क्या करेगी कंपनी, उनको प्रॉपरली मेंटेन करेगी। समझ आ गई? आगे बात करते हैं। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, अगर मैं कंपनी के ओनर की बात करूं, अगर मैं ओनरशिप की बात करूं, ओनरशिप, ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप कितनी तरह की होती है? टाइप्स ऑफ ओनरशिप। एक होता है रजिस्टर्ड ओनर, एक होता है रजिस्टर्ड ओनर, एक होता है बेनिफिशियल ओनर। एक होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, एक होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। क्या मीनिंग होता है तीनों का? रजिस्टर्ड ओनर क्या होता है, बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड ओनर। रजिस्टर्ड ओनर मीन्स अ पर्सन whose name enter in the register of member। रजिस्टर्ड ओनर वो होता है मीन्स अ पर्सन whose name entered in the register of member, register of member, but he does not hold any beneficial, but he does not hold any beneficial interest in the share, beneficial interest in the share। मतलब ऐसा पर्सन जिसका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर के अंदर एंटर है, बट वो क्या होल्ड नहीं करता, वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं करता। बेनिफिशियल ओनर क्या है? मीन्स अ पर्सन, मीन्स अ पर्सन whose name not entered in the, not entered in the रजिस्टर ऑफ मेंबर। भाई उस पर्सन का नाम, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर क्या नहीं है, एंटर नहीं किया गया, बट ही होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर, बट ही होल्ड द beneficial interest in the, beneficial interest in the share। शेयर में वो क्या होल्ड करता है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं बेनिफिशियल। रजिस्टर्ड ओनर मतलब अ पर्सन हु whose name enter in the register of member, and beneficial owner मतलब जिसका, और बेनिफिशियल वो होता है कि जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं होता, बट वो बेनिफिशियल ओनरशिप क्या करता है? होल्ड करता है।
तो पहले इसी के रिगार्डिंग प्रोविजन की बात करते हैं। जो रजिस्टर्ड ओनर के रिगार्डिंग डिक्लेरेशन की बात होती है वो सेक्शन 89 के अंदर बात होती है, सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। अब बात करते हैं सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 की, रजिस्टर्ड ओनर। Section 89 subsection 1 of the Companies Act read with the Company Management and Administration Rule 2014 make it obligatory on the part of a person whose name is entered in the register of member of a company as a holder of share in that company but who does not hold a beneficial interest in such share, a declaration to the company specifying the name and other particular of person who hold and to make the beneficial interest in the share. सेक्शन 89 बात करता है, सेक्शन 89 बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। सेक्शन 89 बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। इसके दो सेक्शन है, सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 89 सबसेक्शन, सेक्शन 89 सबसेक्शन 1, सेक्शन 89 सबसेक्शन 2। सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 इसमें डिक्लेरेशन बाय द रजिस्टर्ड ओनर। इसमें डिक्लेरेशन कौन देता है? डिक्लेरेशन बाय द रजिस्टर्ड ओनर। इसमें रजिस्टर्ड ओनर डिक्लेरेशन देता है। और अगर मैं सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 की बात करूं, इसके अंदर डिक्लेरेशन कौन देता है? डिक्लेरेशन बाय द बेनिफिशियल ओनर। इसके अंदर डिक्लेरेशन कौन देता है? डिक्लेरेशन बाय द बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर डिक्लेरेशन देता है। अब सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड ओनर भाई शैल मेक ए डिक्लेरेशन। इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ है a person whose name entered in the register of member of the company, register of member of the company, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी के अंदर एंटर हैज द होल्डर ऑफ द शेयर इन दैट कंपनी, हैज द, जिस पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर एंटर है, हैज द होल्डर ऑफ शेयर ऑफ दैट कंपनी but who does not have the beneficial। रजिस्टर ओनर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो होता है बट उसके पास does not have the beneficial interest in that share, बट उसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो shall make a declaration। वो पर्सन क्या करेगा? रजिस्टर्ड ओनर क्या करेगा? डेक्लरेशन देगा टू द कंपनी, और उसमें वो क्या बताएगा? स्पेसिफाई करेगा द नेम एंड अदर particulars of a person who hold the beneficial interest in the share। तो वो क्या डिक्लेरेशन देगा? वो डिक्लेरेशन देगा जिसमें वो बताएगा पर्सन का नाम जो क्या करता है, who होल्ड करता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर, समझ आ गई? और ये डिक्लेरेशन MGT
4 के अंदर दी जाती है, फॉर्म नंबर एमजीटी 4 के अंदर ये डिक्लेरेशन दी जाती है। इसी तरह से बेनिफिशियल ओनर भी क्या करेगा, बेनिफिशियल ओनर भी देगा, डिक्लेरेशन देगा। सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 के अंदर जैसे एक रजिस्टर्ड ओनर ने डिक्लेरेशन दी, ऐसे ही बेनिफिशियल ओनर भी क्या देगा, डिक्लेरेशन देगा। वो अपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डिक्लेरेशन देगा। रजिस्टर्ड बेनिफिशियल ओनर shall make a declaration to the company, shall make a declaration to the company, स्पेसिफाई करेगा उस डिक्लेरेशन के अंदर, स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट, स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो वो भी अपनी क्या देगा, डिक्लेरेशन देगा। और ये जो डिक्लेरेशन होगी ये एमजीटी 5 के अंदर होती है। समझ आ गई। रजिस्टर्ड ओनर अपनी डिक्लेरेशन एमजीटी 4 के अंदर देगा, बेनिफिशियल ओनर अपनी डिक्लेरेशन एमजीटी 5 के अंदर देगा। और बेनिफिशियल ओनर की बेनिफिशियल इंटरेस्ट के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो उस चेंज के रिगार्डिंग भी डिक्लेरेशन दी जाएगी 30 दिन के अंदर। अगर बेनिफिशियल ओनर की अगर बेनिफिशियल ओनर की अगर बेनिफिशियल ओनर की डिक्लेरेशन के अंदर कोई चेंज आता है तो उस चेंज के रिगार्डिंग भी क्या किया जाएगा, डिक्लेरेशन दी जाएगी। कोई चेंज आया तो उस चेंज के रिगार्डिंग भी डिक्लेरेशन प्रॉपर्ली क्या की जाएगी, दी जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर जब वो चेंज आए। समझ आ गई। अगर क्या है पेनल्टी टू फेलियर टू मेक डिक्लेरेशन, सेक्शन 89 सबसेक्शन कहता है कि भाई अगर सबसेक्शन 1 के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर, सबसेक्शन 3 के अंदर अगर डिक्लेरेशन देने में कोई भी क्या हो गया, फेल हो गया, समझ आ गई, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए की। कोई भी पर्सन अगर सेक्शन 81 में 89 के अंदर जो रिटर्न फाइल करनी है, पेनल्टी सेक्शन 89 के अंदर जो रिटर्न फाइल करनी है, सेक्शन 89 सबसेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट if a person failed to make a declaration as required under subsection 1 या subsection 2 या subsection 3 of section 89, he shall be liable to penalty of rupees 50,000 or in case of continued failure with the further penalty of rupees 200 for each day after the first during which the such failure continued subject to maximum 5 lakh। पेनल्टी क्या लगेगी सेक्शन 89 के अंदर, अगर कोई भी पर्सन फेल हो जाता है, पर्सन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है टू मेक डिक्लेरेशन, तो उस केस में पेनल्टी जो लगेगी वो कितनी लगेगी, 50,000 रुपए की लगेगी। पेनल्टी जो लगेगी 50,000 रुपए की लगेगी। और अगर आप कंटिन्यू करते हो, अगर आप अपने डिफॉल्ट को कंटिन्यू करते हो तो फर्दर पेनल्टी 200 रुपए पर डे के हिसाब से लगेगी फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द सच फेलियर कंटिन्यू। और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी, 5 लाख तक लग सकती है मैक्सिमम पेनल्टी। फाइलिंग रिटर्न विद द आरओसी, कंपनी क्या करेगी, बात करते हैं। ये तो पर्सन की बात होगी। यहाँ पर मैं आपको एक फंडा बताता हूँ क्या प्रोसीजर रहता है इसका, किस तरह से रिटर्न जो है होती है।
किस तरह से रहता है। एक होता है, इसके अंदर देखो रिटर्न कैसे कैसे फाइल होती है, डिक्लेरेशन कौन किसको कैसे देगा। डिक्लेरेशन, रजिस्टर्ड ओनर, बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर्ड ओनर, बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर्ड ओनर का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 89 सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 1 सॉरी। और बेनिफिशियल ओनर का जो सेक्शन है सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। समझ आ गया। ये अपने डिक्लेरेशन देगा कंपनी को, कंपनी को अपनी डिक्लेरेशन जो ये देगा ये किस में देगा, फॉर्म MGT 4 के। ये जो अपनी डिक्लेरेशन देगा ये किस में देगा, फॉर्म MGT 5 के। कंपनी के पास जब ये डिक्लेरेशन आ जाएगी तो कंपनी इन डिक्लेरेशन को फाइल करेगा अटैच करके, जिसको कहते हैं रिटर्न, जिसको कहते हैं रिटर्न। कंपनी इन डिक्लेरेशन की रिटर्न फाइल करेगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और जो ये रिटर्न फाइल होगी ये किस कौन से फॉर्म में होगी, MGT 6 के अंदर फाइल होगी। ये रिटर्न कौन से फॉर्म में फाइल होगी, कंपनी जब कंपनी के पास रिटर्न आ जाएगी तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ROC में क्या फाइल करेगी, रिटर्न फाइल करेगी रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन। सेक्शन 89 subsection 6 of the act makes it obligatory on the part of the company to make a note of such declaration in register concern and file within 30 days from the date of receipt of the declaration by the date. The register of company are returned in the prescribed form. While with regard to such declaration, with such fees or additional fees has been prescribed. ये कहना चाह रहा है कि जब कि भाई कंपनी जो है जब रिसिप्ट हो जाएगी उसको डिक्लेरेशन रजिस्टर्ड ओनर से और बेनिफिशियल ओनर से, तो कंपनी उन डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग रिटर्न फाइल करेगी किसको, ROC को। और जो वो रिटर्न है वो कौन से फॉर्म में फाइल होगा, वो रिटर्न फाइल होगी MGT 6 के अंदर, वो रिटर्न फाइल होगी MGT 6 के अंदर। आगे बात करते हैं पेनल्टी की, पेनल्टीज। अब बात करते हैं पेनल्टी की। ये कहना चाह रहा है सेक्शन 89 सबसेक्शन 7 of the act says that if a company required to file return under subsection 6, कंपनी को रिटर्न फाइल करनी थी बट कंपनी फेल हो गई रिटर्न फाइल करने में, तो फिर क्या होगा, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट तो फिर क्या होगा, डिफॉल्ट वो लाइबल होंगे पेनल्टी के, पेनल्टी। और पेनल्टी क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी ₹1000 फॉर ईच डे, ₹1000 फॉर ईच डे। कि भाई है ₹1000 फॉर ईच डे लगेगा ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू, ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू, कंटिन्यू। और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी, मैक्सिमम मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी ₹5,00,000, मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी ₹5,00,000 फॉर द कंपनी एंड ₹2,00,000 फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये पेनल्टी लगेगी।
Section 89 subsection 10 of the Act provide that for the purpose of this section and section 90, beneficial interest in share directly or indirectly through any contract arrangement or otherwise the right or entitlement of person alone together with any other person exercise or cause to be exercised any or all of the right attached to share or receive or participate any dividend or other distribution in respect of such share. कि जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो डेक्लेरेशन है वो किस में लगेगी, वो सेक्शन 19 के अंदर लगेगी। समझ आ गई? तो ये सारी की सारी क्या है, ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डेक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो हमारा ये सेक्शन 89 यहाँ पे कवर होता है, ये हमारा सेक्शन 89 यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्ली कवर होता है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है। रजिस्टर्ड ओनर अपनी डेक्लेरेशन किस में देगा, रजिस्टर्ड ओनर अपनी डेक्लेरेशन देगा फॉर्म एमजीटी 4 में, बेनिफिशियल ओनर अपनी डेक्लेरेशन देगा फॉर्म एमजीटी 5 में, और कंपनी जो रिटर्न फाइल करेगी वो एमजीटी 6 में फाइल करेगी। तो ये है प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप क्या होता है। अब मैंने ओनरशिप की 3 तरह की बात की थी। ओनरशिप 3 तरह की होती है, एक होता है रजिस्टर्ड ओनर, रजिस्टर्ड ओनर ये हमारा हो गया सेक्शन 89 सबसेक्शन 1, सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। दूसरा हमने बात की बेनिफिशियल ओनर, सेक्शन 89 सबसेक्शन 2। तीसरा हमारा होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, जिसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सेक्शन 90 प्लस रेड विद